गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शैक्षिक प्रबंधन में अगला चैप्टर जो वित्तीय प्रबंधन के बाद था, जो हम लोगों ने कल बात करी थी, वो है समय प्रबंधन। ठीक है, चूंकि इस समय आप लोग लॉकडाउन पे अपने घर पे हैं, ठीक है, तो आपके पास समय ही समय है। लेकिन अगर उस समय को हम अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन कर लें तो ये जो खाली समय हमको मिला है ये भी क्या हो जाएगा, उपयोग में हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खाली समय में फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे, तो उसको अगर छोड़कर हम लोग अपने पढ़ाई से संबंधित यूज करें तो क्या होगा, समय का सदुपयोग। आज हम लोगों को समय प्रबंधन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इस पे हम लोग सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखकर विद्यालय के पाठ्यक्रम में बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास से संबंधित प्रसंगों का समावेश करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्य योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी या समय प्रबंधन कहलाता है। समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी होती है। ठीक है, जब बालक अपने परिवार, जो उसकी परिवार में प्रथम शिक्षिका माँ होती है और परिवार जो उसका प्रथम पाठशाला होता है, वहां से जब बालक अपने द्वितीय पाठशाला विद्यालय में जाता है तो उस विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ उसके बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना, इस प्रकार के जितने भी उसके मतलब एक तरीके से अगर हम इनको एक साथ बोलना चाहें तो जो भी बालक का सर्वांगीण विकास होगा उसके लिए हमें विद्यालय की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इन सारी चीजों को एक साथ बच्चे को मिल सके तो हमको योजनाबद्ध तरीके से क्या करना पड़ता है, इन सारे कामों को प्लान करना पड़ता है। और उस प्लान में जो समय निर्धारित होता है वह समय सारणी के अंतर्गत आता है। यह विद्यालय की दूसरी घड़ी होती है। पहली घड़ी आप लोग जानते हैं जो हमारी समय बताती है, ठीक है ना, समय सारणी हमारी दूसरी होती है। इसके द्वारा सप्ताह के, अगली लाइन है, इसके द्वारा सप्ताह के विभिन्न दिनों में होने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख होता है। समय सारणी के द्वारा यह पता चलता है कि विद्यालय का आरंभ कब होगा और उसका समापन कब होगा, किन किन विषयों या क्रियाओं का आयोजन किन किन वादनों में किन किन अध्यापकों द्वारा होगा, ठीक है ना। अर्थात समय सारणी उन कालों का विवरण, वादनों का विवरण प्रदान करती जिसके द्वारा विद्यालय में कार्य किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको लिख लेनी है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, विद्यालय की समय सारणी विद्यालय प्रबंध की व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अगर हम शैक्षिक प्रबंधन की या विद्यालय की बात करते हैं तो समय सारणी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारे विद्यालय में समय सारणी नहीं होगी तो जैसे हम लोग बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाएगी। हम ज्यादा टाइम तो अपनी मनपसंद चीजों को खरीदने के लिए देंगे, लेकिन हम उन सब्जियों को कम समय देते हैं जो हमको कतई पसंद नहीं है। थोड़ा पूछा और निकल लिया। उसी प्रकार से इसके अभाव में विद्यालय एक संगठन न रह के मात्र एक भीड़ बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
जिससे जो अगर हम समय सारणी का पालन नहीं करते हैं तो हमारी जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, और जो हमारे कार्य सरल तरीके से होने चाहिए, शीघ्र होने चाहिए, वो निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे। श्रम का जो हमारा व्यय की जगह अपव्यय होने लगेगा, और जो हमारा संतुलन बना हुआ है वो असंतुलन बन जाएगा। जो हमारे विद्यालय का अनुशासन है वो भी नहीं ठीक रह पाएगा। अगर हमको अनुशासन उत्तम करना है या अच्छी व्यवस्था करनी है तो हमें योजनाबद्ध कार्य संपादन विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था का उत्तम साधन है। इसकी मतलब क्या करनी पड़ेगी, एक समय सारणी निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें से बची हुई लाइन में अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या उद्देश्य होते हैं समय प्रबंधन के? एक तो जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको निर्धारित समय में पूरा करना है। ठीक है, उद्देश्य आप लोग लिख लीजिएगा। समस्त विषयों को, क्रियाकलापों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार उचित समय प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर आपको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आपको विज्ञान प्रयोगशालाएं की कुछ समय निर्धारित होगी, कुछ क्लासें निर्धारित होगी, ताकि कम से कम आप सीखो तो कि हाँ एक्चुअली में वो चीज होती है या नहीं। ठीक है ना। अगर आपको किसी कला के बारे में कला विषय के बारे में जानकारी दी जा रही तो आपको उस कला को करने के लिए उसका समय आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कला तो मौखिक तौर पे समझ में नहीं आती ना, वो तो प्रैक्टिस करने पे ही अच्छी बन पाएगी। ठीक है, अगर आपके शारीरिक खेल का पीरियड है तो आपको कम से कम खेलने के लिए समय प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से गणित, अंग्रेजी विषय, ठीक है ना, अध्यापकों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण कर सकेंगे। ठीक है, अगर समय सारणी होगी तो जो हमारे कठिन विषय के अध्यापक हैं उनको थोड़ा सा ऐसे समय में मौका दिया जाएगा जब बालक का दिमाग फ्रेश होता है। जो हमारे सरल विषय के अध्यापक हैं उनको ऐसे समय दिया जाएगा जब बालक क्या कहते हैं, बोर अनुभव करने लगते हैं। ठीक है ना, निराश होने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, तो उनको बीच बीच में ऐसे विषयों को रख दिया जाता है जिससे उनकी पढ़ाई में क्या बनी रहे, रुचि बनी रहे। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक साधन जैसे पुस्तकालय बनी हुई है, आपकी खेल कूद के मैदान आदि के लिए भी उचित प्रबंधन या उचित समय निर्धारित करना होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद समय सारणी के क्या प्रकार होते हैं, आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लें। पहले तो समय सारणी कैसी होती है, कक्षावार होती है जो आप लोगों को पता होती है। इसके बाद अध्यापकवार होती है जो सिर्फ अध्यापक को पता होती है कि उसके कितने पीरियड उसको पढ़ाना है। ठीक है, कि उसको रेगुलर पढ़ना है या मतलब पढ़ाना है या फिर बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए एक एक पीरियड का गैप दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी को करिकुलम एक्टिविटी होती है, पाठ सहगामी क्रियाएं, उसके लिए क्या क्या समय निर्धारित किया गया है उसके लिए भी जगह दी गई है। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार से आपकी क्या होती हैं, सॉरी 3 नहीं और भी हैं। ठीक है, एक तो अध्यापक के रिक्त घंटों की समय सारणी होती है, ये सिर्फ अध्यापक के पास होगी। जो लिखित कार्य है उनका मूल्यांकन करने की समय सारणी, कार्य अनुभव व खेलकूद सदनवार समय सारणी, यानी कि वर्कशॉप और गेम के पीरियड कैसे लगेगा। ठीक है ना, तो अगर इसको हम प्रकार में बात करना चाहें या फिर हम एक ऐसी बात करें कि मास्टर जो टाइम टेबल होता है उनमें इन्हीं सारी चीजों का क्या होता है, विवरण होता है। लेकिन आपके पास जो टाइम टेबल होता है वो कक्षावार का होता है, बाकी इन सारी चीजों का प्रिंसिपल के पास होता है या फिर जो एचओडीज होंगे, जो विभागाध्यक्ष होंगे उनके पास होगा। ठीक है, इसके बाद समय सारणी का महत्व क्या है ये आप जरूर लिख लीजिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। कुछ लोगों के
व्यू आया था कि सर थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट कर दिया करिए जो इम्पोर्टेंट हो, तो वो मैं देखिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। समय सारणी का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व तो यह है कि अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। ठीक है, अवकाश के समय का मतलब कैसा कि बालक जब आएगा तो क्या होगा, उसको तो कुछ पता नहीं होता है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए जब हमारी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन का पूर्ण हो गया तो हम लोग घर में रह के कभी कभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो चूंकि समय तो मेरे पास पूरे दिन का रहता है, लेकिन उसको किस हिसाब से व्यतीत करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें पहली लाइन लिखी है कि कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करके समय का सदुपयोग करती है। ठीक है, इसके द्वारा विभिन्न विषयों क्रियाओं आदि के द्वारा उनके महत्व के अनुसार समय का विभाजन किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विद्यालय के निर्धारित समय अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाता है। ठीक, विद्यालय में समय सारणी नहीं बनाई जाती तो समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होना आवश्यक है। ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, भौतिक नैतिक दृष्टि से भी समय सारणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय समय पर बच्चों को नैतिक गुणों, नैतिक आदतों का क्या कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर कुछ दिया हुआ है, देखिए हम लोग क्या दिया है। उदाहरणार्थ, समय के महत्व को समझने की शक्ति, नियमितता, विधिवत दृष्टिकोण, कर्तव्य परायणता आदि। यानी कि उदाहरण के लिए समझें तो हम लोग समय के महत्व को जाने। जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा अभी पढ़ लोगे तो बड़े होके बड़ा तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, और अभी नहीं पढ़ोगे तो आजीवन कष्ट बना रहेगा। इस तरीके से वो बताते रहते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है। डिफरेंट टाइप की चीजें आप कुछ ही समय में डिफरेंट टाइप की चीजें सीख सकते हो। आपके जो थिंकिंग पावर है वो चेंज होता है। आपका जो कार्य है उसके बारे में बदलाव होता है। ठीक है, समय सारणी विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का क्या है, उत्तम साधन है। इसके अनुसार कार्य करने से सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, समय सारणी बनाते समय क्या क्या बातें देने योग्य हैं। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्या क्या है, सबसे पहली बात तो योग्यता एवं मतलब अध्यापकों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार विषयों के शिक्षण का प्राप्त हो, साथ ही सभी शिक्षक पर समान भार पड़े। ऐसा नहीं कि किसी शिक्षक को ज्यादा पीरियड मिल गए और किसी को कम मिल गए। ठीक है ना, पढ़ने लिखने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विभाजन हो। ठीक है, शिक्षकों के ना तो कार्य के घंटे लगातार होने चाहिए, ना ही विश्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कंटिन्यूअस उसके घंटे ही लगे हैं या फिर कंटिन्यूअस उसके क्या लगे हैं, रेस्ट के पीरियड लगे हुए हैं। समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे विभाग द्वारा निर्धारित विषयवार कालांशों का विभाजन, प्रत्येक विषय के कठिनाई स्तर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इन सब के पीरियड क्या होना चाहिए, थोड़े से ऐसे समय में होने चाहिए जब बालक का माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, और जैसे भाषा, कला, सामाजिक अध्ययन ये थोड़े से इजी पढ़ते हैं, तो इनका पीरियड तब लगने चाहिए जब बालक थोड़ा सा अपने आप को बोझिल महसूस करने लगे, क्योंकि ये थोड़े से सरल और रुचिकर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। समय सारणी बनाते समय विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय भौतिक संसाधनों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, प्रयोगशालाएं हैं तो उनका भी ध्यान में रहना चाहिए। अगर क्रीड़ा स्थल है उसको भी ध्यान में रखकर भोजन अवकाश होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद
और भी बहुत सारे पॉइंट है, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। समय सारणी में व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है ना। सभी विषयों उप विषयों पाठ सहगामी क्रियाओं का स्थान स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंदर बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सारी चीजों का आयोजन होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो जो निर्धारित है उनका भी आयोजन होते रहना चाहिए। वर्कशॉप में क्या क्या चीज आती है उसका भी आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं। हम भली भांति जान चुके हैं कि समय सारणी विद्यालय का महत्वपूर्ण साधन है, जो विद्यालय के क्रियाकलापों का स्पष्ट और व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न उठता है कि समय सारणी किस तरीके से बनाई जाए, इसका निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका अनुसरण कर समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्या, स्कूल का टाइप। स्कूल का टाइप हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसा टाइप है, ठीक है ना। तो पहला स्कूल का प्रकार, जैसे लड़कों का है या सिर्फ लड़कियों का है, या कोएड है, शहरी क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है ना। इस हिसाब से समय सारणी का निर्धारण करना चाहिए। जैसे शहरों में कभी कभी कुछ बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या आती है, या फिर जो कोलाहल आसपास होता है वो समस्याएं आती हैं। तो इस हिसाब से समय सारणी को थोड़ा सा हम अपने अनुसार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद विभागीय विनिमय, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के विभाग बने हैं उनमें कैसा आदान प्रदान है, ठीक है ना। राज्य का शिक्षा ही शैक्षिक वर्ष की लंबाई और इसकी अवधि निर्धारित करता है। शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ समाप्ति विद्यालय दिवस की अवधि, ठीक है ना। कालांशों की कितनी संख्या होगी, यह सब कौन करता है, ये सब राज्य करता है। इसके बाद उपलब्ध समय का परिमाण, यानी कि जो हमारे वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, कितने कालांश पढ़ाई होनी है, कितने कालांश मतलब कितने दिन की छुट्टियां होंगी, ठीक है ना। तो इनका क्या परिमाण होगा, कितनी मात्रा में होगी, ये सब परिमाण का मतलब क्वांटिटी, ठीक है ना। इसके मतलब न्याय सिद्धांत अगला पॉइंट है। कार्य बांटते समय समय सारणी में सारे अध्यापकों को स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, ठीक है ना। जो लोड डाला जाए यानी उस शिक्षण का भार डाला जाए वो भी सारे अध्यापकों को, ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोगों का। सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो, ठीक है। अध्यापकों के शिक्षण के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उनको रेस्ट देना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता, ठीक है। कि यानी कि जो कठिन विषय होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए अधिक समय देना चाहिए। कभी कभी आप लोग जब जो छोटे होंगे तो पढ़ा होगा, ठीक है, कि गणित के डबल लेक्चर लग जाते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के डबल लग गए, ठीक है ना। तो जो भविष्य में आपके बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनके लिए, ठीक है ना, तो उनको भी अधिक समय देना चाहिए। इसके बाद थकान होना। थकान होना मतलब कि लगातार पीरियड जब तक लगते रहेंगे तो कुछ ऐसे दिवसों को या पीरियड को देना चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी थकान को कम कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि जब वो सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है कि मानसिक जो थकान होती है वो उनके अंदर हावी हो जाती है, जिससे हम लोग बीच में आप लोग देखते होंगे कि लंच करवाते हैं, फिर लंच के बाद
फिर या तो मॉर्निंग में उनको थोड़ा सा, मॉर्निंग में तो वैसे बहुत कम होता है, इवनिंग में उनको एक दो खेल के पीरियड दे देते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है, बच्चे कुछ विशेष दिवसों या पीरियड में थकान महसूस करते हैं। सुबह के समय ताजगी की अनुभूति होती, किंतु धीरे धीरे थकान पैदा होने लगती। अतः जटिल एवं महत्वपूर्ण विषयों को मध्यावकाश के बाद, मध्यावकाश के पहले स्थान देना चाहिए। ठीक है ना? इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए समय सारणी में। इसके बाद छोटे बच्चे अपेक्षाकृत पहले थक जाते हैं, तो उनके पीरियडों की जो मिनट्स हैं वो 30 से 35 होने चाहिए। विविधता का सिद्धांत, ये जो नया अगला सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, कठिन विषयों के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। जहां तक संभव हो एक कक्षा को दिन भर एक ही कक्षा में नहीं बैठना चाहिए। जहां तक संभव हो सके एक ही अध्यापक के कक्षा में लगातार 2 पीरियड नहीं होना चाहिए। यानी कि बीच में म्यूजिक क्लास भी चले जाओ आप लोग, ठीक है ना, पता चला इधर भी घुमा दिया मैडम ने, तो क्या होता है, दिमाग में थोड़ी सी फ्रेशनेस आती है और अलग अलग चीजों की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों की अलग अलग सीटों में बैठने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई विषय सप्ताह में केवल 2 या 3 बार ही पढ़ाया जाता है, तो ऐसे पीरियड अंतरालों के बीच आने चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो 2 ही 3 बार, मतलब एक प्रॉपर उनका निश्चित हो जाए। शारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान प्रयोग, चित्रकारी आदि के पीरियड से बच्चों में बदलाव महसूस करते हैं। ठीक है ना? इनके भी पीरियड लगने चाहिए जिससे बच्चे थोड़ा से रिफ्रेश हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों के खाली पीरियड। ठीक है? इसमें क्या होता है, भाषा अध्यापकों के लिए अधिक खाली पीरियड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध कार्य करना होता है। ठीक है? जैसे आप लोग हिंदी के, अंग्रेजी के टीचर देखते होंगे, उनको लोग थोड़ा सा एक पीरियड ज्यादा दिया जाता है। ठीक है? इसके बाद विज्ञान अन्य प्रयोगों से जुड़े पीरियड से ठीक पहले एक पीरियड में अध्यापक को अवकाश तैयारी के लिए खाली समय दिया जाता है। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल होने जा रहा है, तो अध्यापक को थोड़ा उससे पहले फर्स्ट पीरियड में क्या क्या दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर में पीरियड होने वाला है या लैब होने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन वो पहले से कर सके, मानसिक तौर से भी और जो भौतिक संसाधन है उनके तौर से भी। खेल मनोरंजन, नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मन में नीरसता आने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए विश्राम का, मनोरंजन का और पाठ सहगमी क्रियाकलापों का अवश्य समय देना चाहिए। संसाधनों का उत्तम प्रयोग, जैसे हमारी जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं, टीएलएम वगैरह हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करके क्या करना चाहिए, अपनी पाठ्य वस्तु को सुगम, सरल, बोधगम्य बनाना चाहिए। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब ये समय सारणी का कैसे क्या बनाएंगे। अगर आप किसी मतलब नियुक्त होते हैं किसी सरकारी विद्यालय में और आप पता चला कि वहां के सारे टीचर रिटायर हो गए और आप ही जब जा रहे हो, तो उसका ताला खोलोगे, तो एक ताला मतलब एक शिक्षक वाले विद्यालयों के लिए क्या समय सारणी होती है, ये आप लोग देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा देर तक कर रहा हूं। टी से तात्पर्य है शिक्षक का, टीचर का, और एम से तात्पर्य है मॉनिटर का। यानी कि अगर एक विद्यालय वाला, एक शिक्षक वाला विद्यालय है, तो वो तो सारे लोगों को देख नहीं पाएगा और सारे पीरियड पढ़ा नहीं पाएगा, तो उसकी सहायता कौन करेगा, जो कक्षा में थोड़ा होशियार बालक होगा, उसको हम क्या बना देते हैं हमेशा, मॉनिटर। या कभी कभी जो बहुत शैतान बालक होता है उसको भी मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है ना? तो वो हमारा क्या सहयोग करेगा कि जैसे हम लोगों ने अगर हिंदी पढ़ाया है, तो वो हिंदी का दोबारा क्या कर देगा, अभ्यास कर देगा। गणित पढ़ाया तो गणित का अभ्यास। ठीक है? ये देख लीजिए आप लोग।
फर्स्ट पीरियड में तो वंदना, सेकंड में हिंदी, थर्ड में हिंदी का अभ्यास, चतुर्थ में गणित का अभ्यास, पंचम में गणित पढ़ा दिया शिक्षक ने, सिस्टम में हिंदी कार्य, मॉनिटर के द्वारा गणित कार्य, ठीक है ना। और अष्टम पीरियड में विद्यालय बाल सभा, व्यायाम होने लगा। इसके बाद हम लोग दूसरी समय सारणी देखते हैं, 2 शिक्षक वाली, ठीक है। 2 शिक्षक में पता चला 2 शिक्षक है तो वो भी प्रॉपर पूरे पीरियड नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। एक अगर 2 की बात करें 8 पीरियड तो 4-4 सबके में बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी एक मॉनिटर को रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बर्डन अध्यापक का कम हो जाता है। ये मैंने आपके सामने देखिए समय सारणी बना दी है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी हो वो डाउट क्लास 2 बजे से 3 बजे तक रहती है, उसको आप लोग उसमें पूछ लिया करिए। आपको वीडियो कैसा लगा उसके सुझाव, साथ में बेटा मैंने YouTube में आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो वो डाउट क्लास में पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।